ओके, तो स्वागत है आपका प्रभु साइंस एकेडमी पे। तो मेरे 10th के डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए हम लेकर आए हैं साइंस का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, जैसे ही हम केमिकल रिएक्शन शब्द सुनते हैं या रासायनिक अभिक्रिया शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है? केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ, क्या हम अपने डेली लाइफ के अंदर में क्या हम देख पाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं अपने को दिखाई दे रही हैं? आखिर खाना जो पकता है वो कैसे पकता है? आखिर जो खुले वातावरण में खुले दूध को रखे हुए हमारे पास वो दूध खराब कैसे हो जाता है? आखिर हमारे पास जो हम खाना खाते हैं उसका हमारा बॉडी के अंदर में डाइजेशन कैसे हो जाता है? हमारे शरीर के अंदर में उसका पाचन कैसे हो जाता है? सारी ये चीज़ें क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस या फिर रासायनिक अभिक्रिया से ही तो जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम क्या क्या चीज़ ऐसा देखें कि इससे अपने को पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारे घरों के अंदर में बर्तन रखे हुए होते हैं या फिर जैसे कि तवा रखा हुआ है लोहा का, ठीक है, उसके ऊपर में पानी लगेगा और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि लाल रंग का उसके ऊपर जंग का परत जो है जम रहा है। या फिर कोई और भी मेटल का बर्तन, कोई और भी धातु का जो बर्तन है वो खुले वातावरण में रखा हुआ है, उसके अंदर में देखेंगे कि धीरे धीरे उसके ऊपर में उसका कलर जो है सो चेंज हो रहा है बर्तन का। नया नया जब एल्युमिनियम का बर्तन आपके घर में आता होगा, ठीक है, जो तसला वगैरह जो होता है उसके अंदर में देखेंगे कि उसका वाइट चमकीला कलर एल्युमिनियम रंग का दिखाई देता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर जम जाएगा तो उसका कलर कुछ और ब्लैकिश टाइप का दिखाई देने लग जाएगा। ओके, तो आप देखते हैं कि ये कलर चेंज हो जा रहा है। ओके, कलर चेंज हो जा रहा है, टेम्परेचर में चेंज देखने मिल रहा है, ठीक है, या फिर उसके अंदर से कुछ गैस इवॉल्व हो रहा है, बैड स्मेल टाइप आ रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें अगर हम देख रहे हैं तो अपने को समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो एनसीईआरटी के अंदर में कुछ एक्टिविटी, हमारे पास कुछ क्रियाकलाप बताए गए हैं पहले चैप्टर के अंदर में। जैसे कि हमारे पास बोला गया कि हम एक क्या करें, मैग्नीशियम के रिबन को ले लें, मैग्नीशियम रिबन को ले लें, ठीक है, मैग्नीशियम का फीता ले लिया, कितना? 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, मैग्नीशियम का 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा फीता ले लिए। अब उसको क्या करना है? उसको जो है जलाना है, ठीक है, उसको बर्न करना है, उसको जलाना है। तो हमें क्या क्या चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा? ये तो हम मैग्नीशियम रिबन का फीता ले लिए, साथ में अपने को जलाने के लिए सर एक बर्नर की भी ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसके अलावा रिबन को जलाने के बाद जो राख मिलेगा उसके लिए अपने को एक शीशा का कटोरी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, कॉनकेव धंसा हुआ ऐसा ना, तो उसको हम कहते हैं वॉच ग्लास। क्या कहते हैं उसको? वॉच ग्लास कहते हैं, ठीक है। वॉच ग्लास ले लेके जो जलाने के बाद राख बचेगा उसको हम कलेक्ट करके उसके अंदर में रख लेंगे। ओके, इसके अलावा फीता को पकड़ने के लिए हाथ से जाएंगे तो आग लगने का डर है, हाथ जल सकता है, तो उसको हम पकड़ने के लिए चिमटा जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, इसको अंग्रेजी हम बोलते हैं टोंग, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे? फीते को इस तरह से पकड़ करके बर्नर पर हम जलाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या ले ली? एक तो मैग्नीशियम रिबन ले लिया, इसके अलावा हम जो है सो क्या बोलते हैं कि रेगमाल का पेपर एनसीईआरटी में, या फिर उसको हम सैंड पेपर बोल देते हैं, ठीक है, सैंड पेपर ले लेंगे। अच्छा, सैंड पेपर से क्या करेंगे? मैग्नीशियम रिबन को रगड़ करके साफ कर लेंगे ताकि उसके ऊपर से ऑक्साइड का लेयर हट जाए, उसके ऊपर से ऑक्साइड का लेयर जो है हट जाए। ओके, अब ये हमारे पास जो है ये बर्नर है और इससे फ्लेम निकल रहा है। ओके, इससे फ्लेम निकल रहा है और इस फ्लेम के ऊपर में हम क्या कर दिए? मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, चिमटे से, टोंग से पकड़ करके, ठीक है, ये इसका हैंडल है, टोंग से पकड़ करके मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं। और जलाने के बाद यहाँ पर जो है सो हमारे पास ये वॉच ग्लास के अंदर में हम राख कलेक्ट कर लिए। क्या कर लिए? वॉच ग्लास के अंदर में राख कलेक्ट कर लिए। तो कोई भी धातु को जब हम जलाते हैं, ठीक है, किसी भी धातु को, मेटल को जब हम बर्न करते हैं
तो मेरे प्यारे बच्चों मेटल को जब हम बर्न करेंगे तो ये हवा में क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये हमारे पास मेटल का ऑक्साइड बना देगा, धातु का ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, धातु का ऑक्साइड बना देगा। तो ये जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जल रहा होगा तो वहां पर हमारे पास कौन सी धातु की ऑक्साइड बन रही होगी? जी सर, मैग्नीशियम धातु है हमारे पास, तो मैग्नीशियम का ही तो ऑक्साइड बनेगा ना, MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या बन जाएगा, धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, इसको चलिए बैलेंस कर लेते हैं हमारे पास। तो ये हो गया 2Mg + O2 2MgO। ओके, ये हमारे पास राख देखने मिलेगा वाच ग्लास के अंदर में जो कलेक्ट हो गया। इसके अलावा और क्या अपने को ऑब्जर्वेशन दिखने मिलेगा? जब इसको हम जलाएंगे तो हम देख पाएंगे कि इसको जलाने के बाद रिबन को जब हम जलाते हैं तो वहाँ पर अपने को डेजलिंग सफ़ेद रंग का जो क्या बोलते हैं, चमकदार जो है यहाँ पर लाइट देखने मिलता है। कैसा, चमकदार वाइट कलर का लाइट देखने मिलता है, डेजलिंग, वाइट डेजलिंग फ्लेम देखने मिलता है। ओके, एक पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखने मिलेगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम देखने मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज और क्या देखने मिलेगा? ठीक है, यहां पे जो क्या बोलते हैं कि हमारे पास एस राख जो है विल बी कलेक्टेड इन वॉच ग्लास। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है? सीधा सीधा तो ऐसा बोलेगा कि अच्छा हमारे पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया। इसको अगर घुमाया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि अगर ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, इसको अगर हम क्या कर दें, पानी के साथ मिक्स कर दें। ठीक है, पानी के साथ मिक्स कर दें तो जो मिक्सचर बनेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा कि क्षारीय रहेगा, मतलब कि एसिडिक रहेगा कि बेसिक रहेगा। तो कहने का मतलब है कि पीएच पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेटल का जो भी ऑक्साइड रहता है, क्या मेटल का जो भी ऑक्साइड रहता है उसकी प्रवृत्ति कैसी रहती है, वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, बेसिक नेचर उसका हुआ करता है। कोई भी मेटल का ऑक्साइड लेंगे वो क्या रहेगा, मोस्टली जो है सो क्षारीय प्रवृत्ति के देखने मिलेंगे। कुछ जो है सो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड रहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का हो गया, ठीक है, जिंक का हो गया, वो जो है सो एसिड के साथ बेस की तरह व्यवहार करते हैं और बेस के साथ एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। हम लोग आने वाले चैप्टर के अंदर में उसको भी कवर करते चलेंगे। ओके, तो ये बात समझ में आया कि सर मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जलाते हैं तो अपने को वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलता है और साथ में हम राख जो कलेक्ट करते हैं वाच ग्लास के अंदर में, उसको अगर पानी में हम घोल देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्षारीय सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे अल्कलाइन मिक्सचर मिलेगा। कैसा मिक्सचर मिलेगा, अल्कलाइन मिक्सचर मिलेगा, क्षारीय विलयन अपने को मिलेगा। ठीक है, जिसका पीएच क्या रहेगा, 7 से ज़्यादा रहेगा। पीएच क्या रहेगा, 7 से ज़्यादा रहेगा। ओके, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर में बताता है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और कुछ एक्टिविटी के थ्रू एनसीईआरटी बताना चाह रही है, जिसके अंदर में अगला एक्टिविटी जो एनसीईआरटी के अंदर में बताया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम क्या करें, अगर हम लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लें और इसको पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दें। ठीक है, क्या बोले, हम लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन लिए और उसको पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के साथ में क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा प्यारे बच्चों, मिक्स करने के बाद हमारे पास ये और ये, ठीक है, ये आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास बनता है, नीचे जिस बर्तन के अंदर में ये रिएक्शन हम करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, वहाँ पर ये जो है सो प्रेसिपिटेट पीला रंग का बन जाएगा। ठीक है, येलो कलर का जो है सो पीले रंग का अवक्षेप बन जाएगा। येलो कलर
येलो हमारे पास लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। ओके, साथ में हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये कैसा हुआ, नीचे जम गया, ये जो है सो हमारे पास सॉलिड रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर नीचे की तरफ एरो बनाया गया है तो मतलब कि सॉलिड फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट अवक्षेप जम जा रहा है, और अगर ऊपर की तरफ एरो बनाया गया है मतलब कि गैस बन करके उड़ जा रहा है, गैस बन करके उड़ जा रहा है। ऊपर की तरफ एरो मतलब गैस बन करके उड़ रहा है, नीचे की तरफ एरो मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है। ब्रैकेट में अगर एक्यू लिखा हुआ है मतलब कि वो जलीय विलयन की बात कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ब्रैकेट में अगर एस लिखा हुआ मतलब सॉलिड, एल लिखा हुआ है मतलब कि लिक्विड। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। यही तो हम रासायनिक समीकरण के अंदर में बात करेंगे कि किस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम सिंबल की मदद से एक समीकरण के रूप में लिखेंगे, एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। इसके भी नियम है कि इसको हम जो है सो बैलेंस्ड, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखेंगे, इसके सारे कुछ नियम हैं जो आने वाले क्लासेस के अंदर में हम चर्चा करेंगे और आपको बहुत बढ़िया से सिखाएंगे। तो इसको इरेज कर दिया जाए। आगे जो हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर में रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है कि अगर बच्चे क्या हो कि हम दानेदार जिंक ग्रैन्यूल को क्या करें, दानेदार जिंक ग्रैन्यूल को, ठीक है, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट एक क्या है, बीकर है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर में क्या भर दिए हम, एसिड भर दिए हैं। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, अब जैसे ही इसके अंदर में दानेदार जिंक का ग्रैन्यूल हम डालेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, और ये जो सॉलिड जिंक के ग्रैन्यूल हैं वो हमारे पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके जैसे ही रिएक्शन करेंगे हमारे पास एक गैस निकलता है, और गैस को हम कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, ऊपर की तरफ जो है सो एरो बना करके दिखा देंगे, ऊपर की तरफ एरो बना देंगे या ब्रैकेट में गैस लिख देंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, क्या जब रिएक्शन होगा तो गैस इसके अंदर में दिखाई देगा। ठीक है, किसी भी लिक्विड के अंदर में गैस निकलता है तो कैसे हम देख करके बता पाएंगे कि गैस निकल रहा है। ठीक है, ये गैस लिक्विड के सरफेस से बुलबुला के रूप में बाहर निकलता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पानी के अंदर में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, और गर्म करने के बाद हम जैसे ही पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर में देखते हैं कि बुलबुले कुछ कुछ ऊपर आ रहे हैं, वो क्या हैं, उसके अंदर घुले हुए गैसेज होते हैं। तो जैसे ही जिंक ग्रैन्यूल इसके अंदर में डालेंगे तो H2 गैस रिलीज होगा और बाहर में बुलबुला दिखाई देगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ में H2 गैस निकलने के साथ साथ यहाँ पर जिंक सल्फेट भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जिंक सल्फेट भी बनेगा। ओके, जिंक सल्फेट ये सॉल्ट है। ठीक है, नमक, ठीक है, खाने वाला नमक नहीं, खाने वाला तो टेबल सॉल्ट हो गया NaCl। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट, ये नमक। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास क्या बना, सॉल्ट बना। ओके, इतनी बात समझ में आई क्या। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर में एक्टिविटी में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के जगह पर अगर इसके अंदर हम क्या लिए होते, इसके अंदर हम लिए होते मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम ले लिए क्या, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस केस में हमारे पास रिएक्शन कुछ और हो जाएगा। ये हमारे पास जिंक है। ओके, साथ में हमने क्या कर दिया, HCl। ठीक है, HCl
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करा दी और यहाँ पर ये जिंक सॉलिड ग्रैन्यूल था इसका, दानेदार ग्रैन्यूल जिंक का, इसको डाले जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर में, अब फिर से यहाँ पर क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। ऊपर की तरफ एरो बना दिया, ब्रैकेट में जी लिख दिया। साथ में और कुछ बनेगा, साथ में हमारे पास बनेगा जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा बच्चे, जिंक क्लोराइड। इसको बैलेंस कर दे जरा, 2HCl। अब देखिए जरा बराबर है क्या, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 जिंक यहाँ, 1 जिंक यहाँ, 2 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ। बैलेंस्ड है जी। ये हमारे पास समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछता है कि क्या होगा जब हम दानेदार जिंक के ग्रैन्यूल को, ठीक है, या फिर जिंक के टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डालेंगे, ठीक है, या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में डालेंगे, तो गैस निकलेगा। ठीक है, और साथ में सॉल्ट बनेगा। ठीक है, गैस निकलेगा, साथ में सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी कि किस प्रकार से हमारे पास जब लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो पीले रंग का हमारे पास सॉलिड अवक्षेप बन रहा था जो बर्तन के नीचे जमा हो जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के अंदर में गैस रिलीज हो रहा है जो बुलबुले के रूप में आपको बाहर से दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। ओके, बाहर से दिखाई देगा। बात समझ में आया? तो ये गैस निकल रहा हो या फिर हमारे पास जो है सो अब रिएक्शन करवा रहे थे मैग्नीशियम रिबन को, जब हम जला रहे थे तो क्या हो रहा था, वहाँ पर वाइट डेजलिंग फ्लेम निकल रहा था। लोहे के बर्तन को जब हम बाहर रख देते हैं तो पानी के कांटेक्ट में आने से रस्ट बनता है, जंग लग जाता है और लाल रंग का परत दिखाई देता है, कलर चेंज हो जाता है। ओके, इसके अलावा कहीं कहीं पर टेम्परेचर में भी बदलाव देखने मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा हम एनसीईआरटी के अलावा एक हट की एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप गांव के अंदर में या फिर शहरों के अंदर में भी कहीं चूना पत्थर से दीवार को जब पुचाड़ा करना होता है ना, पेंट करना, रंगना होता है, उसके अंदर में चूना पत्थर हम क्या करते हैं, पहले पानी के अंदर में डालते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर में जिस बर्तन में डालते हैं वो बर्तन मेटल का होता है, क्योंकि जब चूने पत्थर को हम पानी में डालते हैं तो एक ढेर सारा वहाँ पर क्या निकलता है, उष्मा रिलीज होती है, हीट निकलता है वहाँ से। ठीक है, हीट जब निकलेगा तो बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो प्लास्टिक का रहेगा तो फट न जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, हम उसको मेटल का बर्तन लेते हैं। ठीक है, हम मेटल का बर्तन लेते हैं, जब वहाँ पर उसमें छेपी अभिक्रिया होगा, गैस भी रिलीज होता है, बुलबुला भी निकलता है, उसमें आवाज़ भी करता है बुलबुला निकलने का, और जब टच करेंगे बर्तन को तो काफ़ी बर्तन गर्म रहता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर हीट रिलीज हुआ है, तो टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। ठीक है, कलर में चेंज होगा, गैस बनेगा। ठीक है, और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, लिक्विड लिए मिलाए रिएक्शन करवाए सॉलिड बन गया। मतलब कि भौतिक अवस्था पहले क्या थी, पहले जो है सो द्रव की भौतिक अवस्था थी, अब क्या बन गया, अब जो है सो हमारे पास ठोस बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, सॉलिड प्रेसिपिटेट सॉलिड अवक्षेप बन गया। ठीक है, तो उसको हम बोल दिए कि अगर इन सारी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं कहीं तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। खाना भी तो ऐसे ही पचता है, पेट के अंदर में जाएगा, वहाँ पर कई सारे हमारे पास रसायन होंगे, एंजाइम्स होंगे जो खाना को पचाने में मदद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जैसे कि ग्लूकोज पच करके सेल तक पहुँचा, कोशिका तक पहुँचा, तो उस ग्लूकोज को भी तोड़ने का प्रक्रिया जो है वो रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया क्या है, वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंदर में ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जो है हमारे पास क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसका हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसको एनर्जी करेंसी के रूप में जमा करके रख लेता है। अब बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा एटीपी को रिलीज करते जाएगा। एटीपी ही तो क्या है हमारे पास, एनर्जी करेंसी कहलाता है। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछेंगे। बाकी की चीज़ें हम
अगली क्लास के अंदर में इसी तरह से डिटेल में पढ़ते चलेंगे और सारी एक्टिविटी को, सारे एनसीईआरटी के लाइन को, रिएक्शंस को पढ़ते चलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे और आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बढ़िया करें। साथ में जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे 10th के बाद में CHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर इसके अलावा और भी कई तरह के स्कूल्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, उसमें आप जहाँ चाहें वहाँ पर अपना एडमिशन ले सकें। ओके।